नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन बड़ी अपडेट आपके सामने रखें जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इस बीच में आज प्रियंका गांधी सांसद के पद की शपथ लेंगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी अब यहां पर संसद के अंदर दिखेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर आप देखिए किस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच में यहां आप देखिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसद के अंदर पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी भी उनके साथ मौजूद, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ मौजूद और उनके साथ साथ राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल बताते चलें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हाल ही में केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है और इसी के साथ वो आज अपने भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के साथ संसद में पहुंची हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं किस तरह से संसद के अंदर जब वो पहुंची हैं तो उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन फिलहाल लोकसभा सांसद के रूप में आज शपथ ग्रहण में वो देखिए किस तरह से यहां पर शामिल हुई हैं, शपथ आज लेंगी और अपने पहले चुनाव में प्रियंका गांधी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर आप देखिए किस तरह से संसद के अंदर पहुंच गई हैं। तो उनकी जीत का अंतर वायनाड से उनके भाई की लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी उससे काफी ज्यादा है और इसी के साथ प्रियंका गांधी अब उन सांसदों की सूची में आ गई हैं, उनका हिस्सा बन गई हैं जिनके परिवार देख रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। में यहां पर चुनावी डेब्यू आज प्रियंका गांधी ने कर लिया है। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 41 श्री राम प्रसाद चौधरी। माननीय मंत्री जी, गडकरी साहब, जवाब पटल पर रखा हुआ है। श्री प्रदीप पुरोहित। तो
फिलहाल लोकसभा के अंदर कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है, जिसमें 2 सांसदों ने यहां पर शपथ ले ली है, जिसमें नांदेड़ से भी आपने देखा रविंद्र चौहान जो जीतकर सामने आए, उन्होंने भी अपनी शपथ ले ली। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी शपथ ले ली गई। लेकिन बड़ी अपडेट एक और आपको बताते चले, लगातार आप देखिए अडानी मुद्दे को लेकर किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे पहले मानव तस्करी मामले में एक्शन यहां पर एनआईए की तरफ से किया गया है। 6 राज्यों में 22 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर मानव तस्करी मामले में एनआईए का ये बड़ा आप देखिए शिकंजा किस तरह से कसा गया है, क्योंकि मानव तस्करी को लेकर इससे पहले भी लगातार सरकार की तरफ से एक्शन मोड में आते हुए काम किए गए थे। और इसके साथ साथ मानव तस्करी के अंदर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए एनआईए की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। टीम ने सुबह से ही यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य पुलिस के साथ मिलकर एनआईए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस बीच में मानव तस्करी मामले में एक्शन देखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6 राज्यों में 22 जगहों पर ये छापेमारी हुई है और ज्यादातर देखिए किस तरह से यहाँ पर अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार यहाँ काम करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस बीच में यहाँ समझना ये बहुत जरूरी है कि आखिर अब एनआईए किस तरह से यहाँ पर शिकंजा जो है वो कस रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 6 राज्यों में 22 जगहों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर यहाँ आप देखिए किस तरह से छापेमारी की गई है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन 22 स्थानों पर जो छापेमारी की गई है, जिसमें संगठित जो तस्करी नेटवर्क है उसे तोड़ने की कोशिश की गई है और इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तस्करी है वो शामिल होना आशंका के चलते जताई जा रही थी। और अब आप देखिए एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से यहाँ पर छापेमारी की गई है। 6 राज्यों के अंदर ये छापेमारी हुई है, लेकिन इस बीच में लगातार उद्देश्य ये है कि जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है, जिसमें ये बार बार बताया जाता है कि जबरन श्रम और शोषण के लिए ये तस्करी यहाँ पर की जाती है। अवैध उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए ये तस्करी यहाँ पर होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अब आप देखिए कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए किस तरह से एनआईए की तरफ से एक बड़ा शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर बड़ा आप देखिए ये शिकंजा कसा गया है एनआईए की तरफ से, लेकिन जिस तरह से 6 राज्यों के अंदर 22 जगहों पर ये बड़ी यहाँ छापेमारी की गई है। मानव तस्करी का मुद्दा जब से सामने आया है, उसी वक्त से यहाँ पर सरकार लगातार इस मामले को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश कर रही थी। नौकरी के नाम पर युवाओं को विदेश भेजने का भी मामला सामने आया था, जिसमें आप देखिए एक बड़ी कार्रवाई को जरूर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उस बीच में 22 जगहों पर जो ये छापेमारी की जा रही है, अब आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि राज्य पुलिस के साथ मिलकर एनआईए ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और साथ ही साथ बताते चले कि इन मामलों में लगातार जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो कई तरह के आप देखिए इनके शिकार हो रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम अब किस तरह से काम कर रही है और इन्हीं के हौसलों को पस्त करने के लिए एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 3रा दिन है, लेकिन इस बीच में अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए सस्पेंशन बिजनेस नोटिस यहां पर आप देखिए किस तरह से सामने रखा गया है। रणदीप सुरजेवाला और संजय सिंह की तरफ से यहां पर आप देखिए ये नोटिस दिया गया है। प्रियंका गांधी, रविंद्र चौहान सांसद पद की यहां पर जिस तरह से शपथ लेंगे वो काम आज हो गया, लेकिन इस बीच में लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जाएगी। लोकसभा में अडानी मुद्दे पर जमकर यहाँ पर हंगामा कल भी हुआ था, जिसमें आपने देखा कि 12 बजे तक के लिए लोकसभा के इस पूरे सत्र को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल आज यहाँ पर अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए सस्पेंशन बिजनेस नोटिस जो है वो ला दिया गया है। अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए ये सस्पेंशन बिजनेस नोटिस लाया गया और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला और संजय सिंह ने ये नोटिस दिया है। तो अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी कल आपने देखा किस तरह से बातें कही गई कि वल्गर जो कंटेंट है उसकी रोकथाम के लिए कानून बनने की कोशिश जरूर होनी चाहिए और जो कानून बनता है तो उसका जमीनी सतह तक पहुंचना जरूरी रहता है। लेकिन फिलहाल आज का शीतकालीन सत्र किस तरह का रहेगा ये बड़ी बात है, क्योंकि आज फिर से हंगामेदार सत्र रहने के अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। जिस तरह से अब प्रियंका गांधी भी संसद के अंदर पहुंच गई हैं,
तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार और मजबूत यहां पर होती नजर आ रही हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से अब सरकार को घेरने की लगातार कोशिश होगी, जिस बीच में संभल हिंसा को लेकर भी बात हो सकती है। और उनके साथ साथ आप देखिए राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर भी काम हो सकता है। हंगामे के चलते लोकसभा को अब एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर लोकसभा में आज फिर से हंगामा, और उस बीच में हंगामे के बीच में आप देखिए किस तरह से इसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन को लेकर भी लगातार ये अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि जिस तरह से वक्त संशोधन विधेयक को लेकर बात होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात होनी चाहिए, आम जनता से मुड़े हुए जो यहाँ पर मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा में लाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से ये पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है। 12 बजे तक के लिए आज फिर से लोकसभा की इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर स्थगित कर दिया है। अडानी और संभल मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियों की तरफ से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल आज फिर से हंगामा हो गया और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है। इसके साथ साथ देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन 12 बजे तक के लिए अब फिर से यहाँ पर इसे स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ समझना ये बहुत जरूरी है कि आखिर जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर कब तक चर्चा होगी, क्योंकि संभल हिंसा को लेकर लगातार हंगामा यहाँ पर सत्र के अंदर हो रहा है। और इस बीच में अब आज फिर से 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। चलिए सीधा रुख करेंगे, इस वक्त दिल्ली से ही हमारे संवाददाता उज्जवल ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। उज्जवल, अपडेट कीजिए, क्योंकि कल भी इसी तरह से पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, हंगामे की भेंट पूरा सत्र चढ़ गया था, लेकिन आज प्रियंका गांधी की भी एंट्री होती है, राजेंद्र चौहान की भी, वहां पर रविंद्र चौहान की एंट्री होती है। लेकिन उस बीच में सीधा सीधा वार जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से होता है, हंगामा हो गया और फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है पूरी कार्रवाई को। बिल्कुल आशा, देखिए अगर आप आज देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है आज वायनाड सीट से जो है वो अपनी शपथ ग्रहण कर लिया है। कल ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है केरल से, उनका जो पत्र है वहां से जीत का पत्र उनको लाके दिया था, जिसके बाद आज जो है उन्होंने लोकसभा में, जैसे ही लोकसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ ली, उसके बाद रविंद्र चौहान ने शपथ ली। उसके बाद जैसे ही नितिन गडकरी जो है वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो कहीं ना कहीं मिलकर जो है वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, वो काफी प्रयास करते हैं उनको समझाने की कि जो है वो आपके सारे मुद्दे सुने जाएंगे, आप जो बोलेगा तो वो सारी बातें दी जाएंगी, आपको समय दिया जाएगा, लेकिन सदन को चलने दीजिए, आपको चुन के यहाँ पर भेजा गया है, देश ने जनता ने आपको चुन के भेजा, यहाँ पर आप उनके मुद्दे उठाइए, ना कि आप यहाँ पर गतिरोध कीजिए। लेकिन विपक्ष का जो हंगामा था वो लगातार जारी था, जिसके बाद मुश्किल से 10 मिनट ही जो है वो सदन चली। 11 बजे शुरू हुई थी और 11:10 के आसपास जो है वो जो है सदन को स्थगित करना पड़ गया विपक्ष के हंगामे के चलते। और अब जो ये सदन स्थगित हुआ है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से अडानी मुद्दे पर राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव लाने की बात हुई और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सांसद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से यहाँ पर अडानी मुद्दे के लिए जो नियम 267 के तहत बिजनेस सस्पेंशन नोटिस लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा इस तरह से हो गया क्योंकि अडानी मुद्दा और संभल मुद्दा जैसे ही उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए आशा पर सबसे पहले दर्शकों को समझने की जरूरत होती है कि ये नोटिस 267 है क्या। दरअसल ये जो सांसद होते हैं, ये नोटिस 267 जो है, ये उज्जवल की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए हैं सदन शुरू के। बोलिए सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो जी आशा आ रही आवाज जी उज्जवल बोलिए। आशा को सबसे पहले देखिए दर्शकों को समझने की जरूरत है, जनता को, कि ये जो हम लगातार नोटिस 267 की बात करते हैं कि नोटिस 267 है क्या। तो देखिए जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले सुबह ही जो विपक्ष के सांसद होते हैं वो सदन के अंदर नोटिस भेजते हैं अपनी तरफ से कि हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। और ये जो नियम 267 है, नोटिस जो भेजा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जो है पूरा संसद की जो कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, और जो वो उन्होंने मुद्दा भेजा है उस मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो सदन के अंदर। और ऐसा जो है वो सरकार नहीं करती है। सरकार का कहना है कि और भी बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, आपको समय दिया जाएगा, आपको बोलने दिया जाएगा, आप जिस विषय पर चर्चा कहते हैं उस विषय पर चर्चा के लिए आपको समय दे दिया जाएगा, प्रश्नकाल में आपको समय पूछ लीजिए। लेकिन फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित जिसे कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जुड़ने के लिए।
तो फिलहाल शीतकालीन सत्र एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया है। 12 बजे तक के लिए आप देखिए किस तरह से पूरे सत्र को स्थगित कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको दिल्ली लिए चलेंगे जहां पर ईडी की टीम की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। यानी कि बताते चलें कि ईडी पर ये हमला हुआ है और जांच करने यहां पर ईडी पहुंची थी। जांच के दौरान टीम पर हमला कर दिया गया, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। लेकिन उस बीच में दिल्ली के अंदर अगर ईडी की पूरी टीम पर अगर इस तरह से हमला होता है तो सवालिया निशान जरूर उठता है, क्योंकि दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर रेड की गई है। बैंक फ्रॉड केस है जिसमें क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों पर एक्शन किया गया है। तो बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई, लेकिन इस बीच में यहाँ धोखाधड़ी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली के आसपास इलाकों के अंदर छापेमारी हुई। और साथ ही बताते चले कि यहाँ आप देखिए जिस तरह से कल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रोमोटर के खिलाफ छापेमारी को अंजाम दिया गया था। लेकिन 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है और जिसके बीच में आप देखिए 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ ये सीबीआई द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन दिल्ली में ईडी की टीम पर अब ये हमला किया गया है, तो काफी आप तरीके से देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण भी माना जाता है। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आज झारखंड से भी एक और बड़ी खबर, जहां पर झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह है। हेमंत सोरेन चौथी बार आज मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेंगे और हेमंत सोरेन अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद की शपथ आज चौथी बार ले रहे हैं। तो झारखंड में बाद में यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 10 पार्टियों के 18 से ज्यादा नेता इसमें शामिल होंगे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की धरा ने हमेशा से विरोध और संघर्ष को जन्म दिया है। तो जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन ने शाम 4 बजे चौथी बार झारखंड की सरकार की शपथ लेने के लिए आप देखिए किस तरह से अलग अलग जो यहाँ हस्तियां हैं उन्हें न्योता भी दिया है। फिलहाल अकेले ही सीएम पद की शपथ यहाँ पर लेंगे, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। और साथ ही साथ बताते चले, क्योंकि अकेले खुद वो शपथ ले रहे हैं, मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं रखा गया है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाएगा ये देखने वाली बात है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर रसाकशी चल रही है और इस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ये बता दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा और रांची के ऐतिहासिक यहाँ मोहाराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। 10 पार्टियों की 18 बड़ा नेता यहाँ पर किस तरह से शामिल होंगे, यानी कि 10 पार्टियां हैं जिनके 18 बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, शमूलियत अपनी करेंगे। सभी नेता आज ही सीधे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साफ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। मनीष झा ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। मनीष, अपडेट कीजिएगा किस तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन अभी तक वहां पर पहुंचा है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल आशा, आज 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आज 4 बजे शपथ लेंगे और वो चौथी बार शपथ ले रहे हैं। इसके पहले भी किस तरह की सियासी समीकरण बनी थी हमने लोगों को दिखाया था। आज मुख्यमंत्री के पद से शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन तमाम बड़े नेता के पास गए। प्रधानमंत्री मोदी से जाकर मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, तो सबके पास जाकर उन्होंने न्योता दिया है। तो जानकारी के अनुसार मोराबादी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। तो हमारी जो जानकारी है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है और वो आएंगे या नहीं इसमें संशय है आशा, क्योंकि जिस तरह से सत्र चल रहा है लोकसभा का तो उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा ये सभी आज वहां रहेंगे, तो उनके आने पर संशय है। परंतु उनके अलावा अगर हम बात करें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सभी यहाँ आएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, मेघालय के सीएम संगमा, पंजाब के सीएम भगवंत मान, ये सभी यहाँ आएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी सहित निकल चुके हैं, कुछ समय के बाद यहाँ आएंगे। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी से जो जानकारी है कि 1 सीट मंत्री पद के लिए दिया जा रहा है, 1 मंत्री बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है जो आपने बताया कि कांग्रेस में रसाकसी चल रही है, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा से जीत कर आए हैं उनका तो फिक्स है
और रामेश्वर उरांव उनका भी फिक्स है, लेकिन जो प्रमुख लोग थे जिसमें से बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए, तो अनेक ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव हार गए, तो उनको लेकर रसाकसी चल रहा है कि मंत्री पद किसे दिया जाए, कौन से योग्य हैं। इसलिए इस समस्याओं को दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहला मौका नहीं है कि इस तरह से शपथ कांग्रेस पार्टी के बीच में और जेएमएम के बीच में रसाकसी चली हो। इससे पहले भी जब चुनावों का दौर था, विधानसभा चुनावों का, और उस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी और सीएम के फेस को लेकर भी बात हो रही थी, तो आपने देखा था कि आप जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से कैसे कह दिया गया कि नहीं, सीएम का पद वो नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सीटों को लेकर भी बात जो है वो बनती नजर आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत से ही गठबंधन के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, जो अब साफ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की अगर बात करें तो अब उस पर सहमति किस तरह से बन पाएगी? आशा, मंत्री पद को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्पष्ट कर दिया है कि जितने मंत्री आपके पिछले कार्यकाल में थे उतने मंत्री हम देंगे। परंतु आपसे खींचातानी चल रही है, मंत्री पद किसे दिया जाए, कांग्रेस के जो विधायक जीत के आए उसके बीच में ये समस्या है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई या उनके साथ कोई समस्या नहीं है, ये आपसी समस्या है जिसको लेकर रसाकसी चल रही है, और अनुमान है कि एक दो दिन में उसे भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन मनीष, अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो फिर जो आम लोगों के साथ वादे और भरोसे को लेकर बात हुई है, तो उस पर किस तरह से यहाँ पर गठबंधन सरकार खरा उतर पाएगी? क्योंकि ठीक है, आप अपनी परेशानियों को, अपने मतभेदों को भुलाने की कोशिश करते हैं। जब चुनावी मैदान में साफ तौर पर कहा है कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे, तो आज भी वो डटे हुए हैं। क्योंकि जहां भी आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखेंगे, कल्पना सोरेन उनके साथ नजर आ रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने जो वादा किया है, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगला कार्यक्रम क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि जो वादा हम जनता से करके आए हैं उसे फुलफिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सबल है, क्योंकि मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है, तो समस्याएं तो नहीं होनी चाहिए। ये देखना होगा कि जो कांग्रेस हमेशा से समस्या से जूझती रही है, वो अपनी समस्या को किस तरह से सुलझा लेंगे। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से चौथी बार शपथ ले रहे हैं हेमंत सोरेन, खुशी की बात है, क्योंकि जेएमएम के अंदर तो काफी खुशी का माहौल भी है। जनता के अंदर कितना उत्साह है, वो जानना चाहेंगे मनीष। जी, जनता भी उत्साहित है। जिस तरह से मैया सम्मान योजना उन्होंने लेके आया है, जो बिजली बिल है उन्हें माफ कर दिया, किसानों का कर्ज माफ कर दिया, तो जनता काफी उत्साहित है। क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, और ये हमारी पहली ऐसी चैनल है जिन्होंने पहले ही बताया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अन्यथा आप देख रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो चूंकि जनता से जब हम लोगों ने बात किया, जुड़ा, तो उनका साफ कहना था हम मुद्दे पर बात करते हैं, विकास पर बात करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा, मैया सम्मान योजना वो दे रहे हैं, किसानों का कर्ज माफी कर दिया, बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट तक बढ़ा दिया, तो इन सब बातों को लेकर जनता उत्साहित थी, और आज भी जनता उत्साहित दिख रही है, क्योंकि आज उनके जो चाहता मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज शपथ ग्रहण समारोह है झारखंड के अंदर, मोहाराबाद मैदान के अंदर। आप देखिए किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन जनता के अंदर भी उत्साह है। चुनौतियां किस तरह से रहेंगी, क्योंकि जो दावे किए गए हैं वो कितने धरातल पर उतारे जाएंगे, ये बड़ी बात रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां पर देखिए रांची से बड़ी खबर। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका लगा है। आशा शरीर हाजिरी की यहाँ पर आप देखिए किस तरह से छूट देने से इनकार किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने यहाँ पर ये बड़ा झटका दिया है। 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया गया है, और रांची में यहाँ जो कि राजधानी रांची है, वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के द्वारा बड़ी आंचल की जो जमीन घोटाला मामले के अंदर जिस तरह से कार्रवाई की गई, उसमें आप देखिए चलाए जा रहे मुकदमे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में यहाँ एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने ये झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ ईडी के सामान की अवहेलना करने के मामले में व्यक्तिगत रूप से
हाजिर होने से छूट देने से मना कर दिया है और इससे शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे हुए हेमंत सोरेन को गहरा झटका लगा है। अब यहां पर ईडी ने एमपी एमएलए कोर्ट से संबंध में ही आप देखिए किस तरह से हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका दायर कर दी और इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विगत 5 जुलाई को इस संबंध में याचिका दाखिल करके इस मामले में कई तरह के आप देखिए किस तरह से अपनी बातों को जरूर सामने रखा था, लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से एक और बड़ी खबर जहां पर शपथ ग्रहण से पहले ही किस तरह से हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका लग गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा झटका दिया है। तो दिल्ली में आज महायुति की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। महायुति की बैठक के बाद सीएम का ऐलान होना संभव माना जा रहा है और सीएम की रेस में फडणवीस का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान जारी हुआ और बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई, मुझे पद की लालसा नहीं है, जब सीएम था तब मोदी साथ खड़े थे, जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। एकनाथ शिंदे काम के जितने भी सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बयान से सबकी शंका अब दूर हो गई है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। 28 नवंबर को महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी और फिलहाल यहां पर संभव है कि कल नाम का ऐलान हो जाएगा और केंद्र में जाने के बाद आप देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो शंका चल रही थी उसे मिटाने की कोशिश हुई। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे दिल्ली के अंदर पहुंच रहे हैं और इस बीच में बैठक भी होगी। किस तरह से इस पूरी बैठक को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जी, पिछले दिनों से चर्चाएं थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब साफ कहीं ना कहीं संदेश ये मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे का बयान आया और ये कहा गया कि हम बीजेपी के मुख्यमंत्री से जो है खुश है और जो फैसला केंद्र लेगी हम उसके साथ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों उनके सांसद मोदी से मुलाकात हुई थी और आज अमित शाह से मुलाकात हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो अजीत पवार है चाहे एकनाथ शिंदे हो, वो ये तैयार है कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और उसमें जो है कहीं ना कहीं सभी जो दल है, जो एनडीए के जो वहां पर सरकार बने, उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि एक बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बार बनेगा। और एकनाथ शिंदे ने ये भी तय कर दिया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हुए थे। उनके फैसलों में या फिर जो भी चीजें जो महाराष्ट्र को देनी थी, उन तमाम चीजों का जिक्र जो है एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया। तो आज जो बैठक होगी अमित शाह की, वो कुछ ही देर बाद जो शुरू होगी, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि ये चीजें स्पष्ट हो लगभग चल चुकी है कि अब देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री का जो है पहला चेहरा हो सकता है। किसी की नजर टिकी हुई है, अटकलें ये लगाई जा रही है कि मंत्रालयों को लेकर भी मंथन इसी बैठक के अंदर होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अभी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे जो पहले है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम चेहरा सामने आ रहा है और उसके बाद उप मुख्यमंत्री हो चाहे फिर मुख्यमंत्री, ये भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर भी आज जो है नामों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन चीजें जो है दोपहर के बाद धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी कि आखिर कौन बड़े चेहरे को इस बार। तो दिल्ली के अंदर एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, बैठक अमित शाह के साथ होगी, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आपको बांदा लिए चलेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ वहां पर कह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। आज का 5वीं शताब्दी है, तो ये बहुत स्वर्णिम स्वर्ण
तस्वीरें यूपी के बांदा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बताते चले कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा जिले में हुआ था। उनका विवाह गौंड राजा दलपत शाह से हुआ था और रानी दुर्गावती यहाँ महोबा के ही चंदेल वंश की वंशज थी और उनका राज्य यहाँ गढ़कंट का था, जिसका केंद्र जबलपुर था। लेकिन रानी दुर्गावती की आप देखिए किस तरह से आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, कई कदावर नेता भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। बांदा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूपी से बड़ी खबर आपको दिखाते चलेंगे, जहां पर संभल हिंसा मामले में एक और वीडियो जारी कर दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर सूचना विभाग ने बवाल से पहले ये वीडियो जारी किया है। सपा प्रमुख के सवाल उठाने के बाद यहां पर सूचना विभाग की तरफ से ये वीडियो जारी हुआ। अन्य लोगों का मस्जिद में जाने का आरोप लगाया गया था और संभल में मस्जिद से ऐलान हुआ, लोग यहाँ आप देखिए किस तरह से अपनी दुकानें खोलें। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी यहां पर हो गई है और आरोपी फरहत ने पोस्ट किया था और उसके बाद भड़काऊ वीडियो जारी किया था। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर सपा प्रमुख के सवाल उठाने के बाद ये वीडियो जारी किया गया। आरोप लगाया गया था कि मस्जिद के अंदर अन्य लोगों को भी ले जाया गया है। सर्वे टीम जब यहां पर पहुंची थी तो बाहर के लोगों के साथ वहां पर ये टीम पहुंची, लेकिन उसके बावजूद सूचना विभाग की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि सर्वे की टीम किस तरह से वहां पर मौजूद रही। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो लगातार आप देखिए किस तरह से जारी किया गया कि कैसे ये 2 पुलिसकर्मी पहले अंदर आते हैं, उसके बाद पूरी टीम के जितने भी मेंबर रहे सर्वे करने के लिए जो पहुंचे थे उन्हें अंदर लाया गया। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि कौन लोग बाहर से थे या नहीं थे। इसी वीडियो से आप देखिए साफ तस्वीर जो है वो हो रही है। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ, उसके बाद एक एक करके वीडियोस जारी हो रहे हैं। विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि सुबह से ही लगातार इस खबर पर आपने नजर बनाई हुई है। एक एक बात को लेकर सामने रखने की कोशिश हो रही है। वीडियो जारी किया गया है सूचना विभाग की तरफ से। अब क्या लगता है, जो आरोप लगाए जा रहे थे, राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर की जा रही थी, उस पर पूर्ण विराम लगा कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो विपक्ष था वो पूरी तरह से सरकार पर हावी था और लगातार ये आरोप लगा रहा था कि सरकार की मंशा के अनुरूप ये काम किया गया, उसके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत बड़ा साक्ष्य है। जो नारेबाजी का आरोप था और जो हिंदू पक्ष के लोग अंदर मस्जिद में जाने का आरोप था, उसके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो है, एक साक्ष्य है और इस पे अब विराम ही लग जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको फिर अपनी तरफ से साक्ष्य देना होगा कि ऐसा हुआ था। हालांकि अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई बहुत सख्त होने वाली है। अजय कुमार और जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और माननीय सांसद और माननीय विधायक के बेटे भी इसमें शामिल हैं। एनएसए को लेकर उन्होंने कहा आगे विवेचना का पार्ट है कि आगे, और एफआईआर जो हुई है अब तक वो हो चुकी, लेकिन आगे भी एफआईआर होंगी। लोग अफवाह फैला रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर है। विजेंद्र, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार ने कड़ा एक्शन तो लिया है, लेकिन भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है? एनएसए को लेकर बात हो रही थी, रासुका को लेकर बात हो रही थी। आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले तो उन लोगों को अंदर डालने की जरूरत है जो मस्जिद के अंदर से भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर मेन कोई पार्ट है कार्रवाई का तो वही बनता है, लेकिन ये शासन प्रशासन की क्या मंशा है, किस एंगल से वो कार्रवाई करना चाहते हैं, ये उनका अपना विवेक है। लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भड़काते हैं मेन तो वही होते हैं। उनके भड़काने से जो आग लगी, जो ये पूरा संभल में जो तनाव हुआ और ये इतना बड़ा बवाल हुआ, जिसकी जो लपट है वो पूरे देश में फैल गई और उसको लोग जो है इसी संभल पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार टीवी चैनल पर भरपाई करने की बात तो हो रही है, लेकिन जो चीजें चली गई वो वापस तो नहीं आएंगी। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना बहुत जरूरी रहेगा। विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लगातार प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान आपको लिए चलेंगे, जहां पर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक बड़ा दावा किया गया है। दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का ये दावा किया गया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर वाली याचिका पर कोर्ट में आप देखिए इसे किस तरह से स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने मामले को सुनने योग्य बता दिया है। दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस दिया गया। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि स्थली है और इसका निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने कराया था।
अजमेर की ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट में यहां स्वीकार कर ली गई है। तो फिलहाल इसे सुनने योग्य बताया गया है कि इसे सुना जा सकता है। तो हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई है। अब इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कुछ सुनाई होती है, दलीलें किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से रखी जाएंगी, ये देखने वाली बात है। चलिए, सुरेश जैन हमारे साथ राजस्थान से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेश, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है? ऐसा आपको बता दूं कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव हिंदू शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अदालत ने दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस बारे में विष्णु गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हिंदू सेना के, उन्होंने विभिन्न साक्ष्य सहित हरदयाल शारदा की ओर से लिखित पुस्तक का हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस बारे में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। इसी बीच अजमेर दरगाह के दीवान उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान आया है कि यह देश हित में नहीं है और यह एक न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। न्यायालय में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। सरकार को यहाँ पर हस्तक्षेप करने की बात हो रही थी और क्या कुछ दलीलें रखी गई? ये दलीलें रखी गई है कि ये उचित नहीं है। इस बारे में जो भी होगा वो वकील करेंगे और न्यायालय से जो भी होगा उस बारे में हम ठीक है सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि संवाददाता अपडेट कर रहे थे, लेकिन एक और खबर आपको उत्तराखंड से दिखा देते हैं। देखिए, उत्तरकाशी से भी बड़ी खबर, मस्जिद को लेकर यहाँ पर भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ संगठनों ने मस्जिद को यहाँ पर अवैध बता दिया और भटवाड़ी रोड उत्तरकाशी स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद का ये पूरा मामला, जहां पर 1 दिसंबर को मस्जिद के विरुद्ध महापंचायत में यहां लाया जाएगा और आगे का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल भटवाड़ी रोड उत्तरकाशी स्थित ये मस्जिद है, जहां पर कुछ संगठनों ने मस्जिद को अवैध बता दिया है और अब इस पर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है और अपनी अपनी दलीलें सामने रखने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी अपडेट उत्तराखंड से आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के अंदर आप देखिए सुन्नी समुदाय का मस्जिद का अवैध बताकर इसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। और बताते चलें कि जिस तरह से मस्जिद पर ये पूरा विवाद है, वो विवाद है क्या, वो जरा समझ लीजिए। क्योंकि भटवाड़ी रोड उत्तरकाशी स्थित ये मस्जिद है, जहां पर ये विवाद पनपा। कुछ संगठनों ने मस्जिद को यहाँ अवैध बता दिया है कि ये अवैध जगह पर मस्जिद बनाई गई है, तो फिलहाल अवैध है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर पूरा फैसला किस तरह का आएगा, कैसे वहां पर सुनवाई हो रही है, ये तो बात की बात है। 1 दिसंबर को मस्जिद के विरुद्ध ही कार्रवाई को शुरू किया गया था, लेकिन फिलहाल देखिए अब महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। महापंचायत के लिए यहाँ पर बात रखी गई थी, लेकिन फिलहाल अनुमति नहीं मिली। पुलिस दिन रात यहाँ पर गश्त कर रही है कि किसी भी तरह की कोई महापंचायत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी से भी बड़ी अपडेट, बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई में अलग अलग दलीलें सामने रखी गई। उत्तरकाशी अल्पसंख्यक सेवा समिति की याचिका पर ये बड़ी सुनवाई हुई है और उस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से मस्जिद की सुरक्षा को लेकर मांग की गई है। लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए पुलिस बल की भी तैनाती और इस बीच में चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। महापंचायत को लेकर अवगत सभी लोगों को यहाँ पर कराने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा के आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी। और साथ ही बताते चलें कि उत्तरकाशी के अंदर अब यहाँ पर एक एक करके लगातार सुनवाई जो है इस मस्जिद को लेकर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए राजस्थान के अंदर से भी खबर सामने आई थी, लेकिन उस बीच में कोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा के आदेश दे दिए। चलिए, धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, अपडेट कीजिएगा, किस तरह की सुनवाई चल रही है? आवाज आ रही है धनराज? शायद आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल हाँ जी जवाब दीजिए धनराज, अपडेट बताइए, सुनवाई किस तरह से हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये मामला उत्तरकाशी का है कि उत्तरकाशी के अंदर कहा जाए कि एक विवाद मस्जिद को लेकर उठा था कि एक मस्जिद बनी हुई है, उसको हिंदू संगठनों ने अवैध बताते हुए कहीं न कहीं तोड़ने की मांग की गई थी। लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो याचिका है वो हाईकोर्ट में डाली गई थी और जिस पर कहीं न कहीं अब सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में साफ तौर पर हाईकोर्ट ने निर्देश प्रशासन को दिए है कि सुरक्षा की दृष्टि बनाई जाए, क्योंकि समुदाय की तरफ से जो मांग की गई थी वो यही की गई थी कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं इंतजाम किए जाने चाहिए और वो हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं आदेश जारी किए हैं प्रशासन को कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको देखते हुए कहीं न कहीं सुरक्षा बढ़ा दी जाए और वो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा लगातार बढ़ाई भी गई है। क्योंकि देखिएगा कि हिंदू संगठनों की तरफ से एक महापंचायत भी बुलाई गई है और उस महापंचायत को ना होने दिया जाए, इसको लेकर भी कहीं न कहीं प्रशासन सख्त है और प्रशासन ने अब जो है पूरी गश्त भी वहाँ पर बढ़ा दी है ताकि कोई महापंचायत वहाँ पर ना हो सके। अच्छा धनराज, राज्य सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, क्या कुछ पक्ष रखा गया? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और राज्य सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अभी इसकी जांच की जा रही है और जांच कर जल्द ही जो बात सामने निकल कर आएगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि अवैध जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया है कि अवैध जमीन नहीं है बल्कि उसकी रजिस्ट्री उनके पास है, नक्शा उनके पास है, तो अब इसकी जाँच का विषय है और सरकार इसकी जाँच करा रही है और जैसे भी जाँच होगा यदि अवैध बनी होगी तो लाजमी है कि उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार आप देखिएगा धनराज, सुन्नी समुदाय की मस्जिद को ये अवैध बताया गया, तो किसी तरह की कोई हिंसा घटना वहां पर ना हो, हिंसक घटना करने की कोशिश ना की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि सुरक्षा को चाक चौबंद करने के दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से प्रशासन को आदेश जारी किया गया है कि किसी भी तरह की कोई शांति भंग ना हो, उसके लिए तमाम इंतजाम वहां पर किए जाए और देखने में भी आ रहा है कि प्रशासन की जो टीमें हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की टीम हो या जिला प्रशासन की टीम हो, लगातार उस इलाके में कहीं ना कहीं गश्त करती हुई नजर आ रही है ताकि किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ना बिगड़े और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है और तमाम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। उसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है कि कहीं पर कोई इस तरह की अशांति फैलाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट है और लगातार वो अलर्ट कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के बीच अभी भी बना हुआ है। धनराज, मस्जिद को जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि वैध है और इसके लिए साल 1969 में जमीन खरीदी गई थी, ब्यूरो चीफ से भी इसी पर चर्चा हो रही थी और जिस पर मस्जिद बनाई गई साल 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया था जिसमें ये मस्जिद वैध पाई गई थी, लेकिन वकील ने कोर्ट में ये कह दिया कि इस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर आप देखिए आदेश का उल्लंघन किया जाता है कि राज्यों को आदेश दिया जाता है कि अगर इस तरह की कोई बयानबाजी या भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राज्य सरकार को उस पर सीधा मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसको लेकर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा है कि ये सच है कि कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देने पर या फिर किसी भी तरह की इस तरह की शांति फैलाने पर कहीं ना कहीं मुकदमे जरूर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन वही देखिएगा कि अभी जो मामला मस्जिद का चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी कि कहीं ना कहीं उस पर कहा जा सकता है कि उस पर भी भड़काऊ भाषण की एक तरीके से कहा जाए कि आरोप लगते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई मुकदमा वहां पर दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। यदि हाईकोर्ट से कोई निर्देश मिलता है तो लाजमी है कि उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वही देखिएगा कि हाईकोर्ट की तरफ से अभी सिर्फ यही आदेश जारी किए गए हैं कि सुरक्षा बनाए रखें, किसी भी तरह की शांति भंग न होने दें, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जुड़ने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को आसपास के इलाकों में आप देखिए जहां पर यह मस्जिद बनी हुई है वहां पर चाक चौबंद किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का वहां पर कोई हिंसक घटना ना हो, उससे मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जब सुनवाई होती है और फैसला आता है, ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ फैसला आएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।